इसके पीछे जो मूल मांग थी वो 3 तारीख की जो घटना हुई है लखीमपुर खीरी में, जो नृशंस जो है हत्याएं की गई है, नरसंहार किया गया है किसानों का, एक गृह राज्य मंत्री के पुत्र के और उसके गुंडों के द्वारा जीपों से कुचल करके जो 5 किसानों को, जिसमें 4 किसान और एक किसान पत्रकार था, उस घटना में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें इनका नाम था। ये बहुत लोगों को संशय है कि भाई बात क्या है कि अगर लड़का अरेस्ट हो गया है तो हम जो है उसके पिताजी चाहे वो कितने बड़े पद पे क्यों ना हो, उसकी अरेस्टिंग की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे 2 कारण है। नंबर एक, वो गृह राज्य मंत्री के पद पर हैं जिसके नीचे सारा पुलिस तंत्र आता है। अतः उनके नीचे कोई भी पुलिस तंत्र के जो व्यक्ति हैं, पुलिस वाले हैं, वो निष्पक्ष जांच इस विषय की नहीं कर सकते हैं। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण यह है कि घटना में उनकी खुद की जीप है, उनका लड़का है, उनके गुंडे हैं और एफआईआर में उनका नाम है। इस विषय में मैं एफआईआर का पेज नंबर 5 एक बार आपके दर्शकों के लिए पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि यह संशय है बहुत लोगों को बना हुआ था कि भाई पिताजी का क्या दोष है। उसमें यह जी। लिखा है कि उक्त घटना, जब सारी घटना की बात कर दी गई है, लिख दी गई है कि ये लोग मारे गए, ये घटना हुई, उक्त घटनाक्रम आज से पूर्व वायरल वीडियो जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की धमकीपूर्ण खुली सभा में किसानों को प्रदेश से निकालने की धमकी के स्वरूप में किसानों के विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने हेतु रोष प्रदर्शन किया गया था। गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने गुंडई पूर्वक उक्त कृत्य कारित किया। उक्त वायरल वीडियो को लेकर भारत सरकार द्वारा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज उनके ही पुत्र द्वारा विभत्स घटना कारित कर दी गई। उस उक्त गृह राज्य मंत्री और उनके उनके पुत्र आशीष मिश्रा मोनू द्वारा सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक की गई है। तो ये साफ तौर पर नामजद है। ये जो बात लिखी गई है कि ये नामजद नहीं है, और इसमें धारा 302 हत्या की भी लगी हुई है और दूसरा जो 120 भी लगती है जिसमें षड्यंत्र की होती है वो लगी हुई है। और एफआईआर में गृह मंत्री नामित है, उसका नाम है, नामजद है। तो यदि एक नामजद व्यक्ति जो आशीष मिश्रा उनके पुत्र है उनकी गिरफ्तारी हो गई, तो दूसरे नामजद व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी, चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना बैठा हुआ हो। और यदि इन्होंने कहा था कि सबूत ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं, तो भैया एक की गिरफ्तारी कर ली तो दूसरे की क्यों नहीं की, और नहीं तो फिर दोनों को मुक्त करते। अगर आपने फिर तो ये बता देना चाहिए था कि घटना ही नहीं हुई। तो ये बात आपके दर्शकों तक जानी बहुत आवश्यक थी कि भैया इनका नाम है, बाकायदा इनके नाम से षड्यंत्रकारी के रूप में इन्होंने जो धमकी दी थी उसके रूप में इनकी जो जीप के माध्यम से कुचला गया था, सारी बात लिखी हुई है एफआईआर के अंदर, जो मैंने आपको पेज नंबर 5 पे से पढ़ के बताई। उसके बावजूद भी जब ये नहीं कर रहे हैं इसकी गिरफ्तारी, इसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं कर रहे हैं, मोरल वैल्यूज तो इस सरकार की सारी समाप्त हो चुकी हैं। तो इस वजह से हम मजबूर हुए लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सारे देश में इसका जो है प्रतिकार करते हुए, प्रतिशोध करते हुए आज रेल रोको का कार्यक्रम रखा गया था। अब देखना यह है कि इनके कान पे कोई जू रेंगती है, नहीं रेंगती। आज 6 घंटे था, हो सकता है आगे आने वाले समय में इसको 60 घंटे, फिर जो है आगे इसको 6 हफ्ते तक का किया जाए। तो ये सरकार के ऊपर है, क्योंकि ये चूड़ियां हम लोग कसते चले जाएंगे और इसका भारी नुकसान भी इनको चुनाव में होगा। अगर ये अब नहीं मानते हैं तो आगे जाके खामियाजा उठाना इसका पड़ेगा। इनको तत्काल इसको बर्खास्त कर देना चाहिए और इसको गिरफ्तार करके इस प्रकरण में किसानों को न्याय देने का काम करना चाहिए। जी जी। विनोद अग्निहोत्री जी, आपके पास आऊंगा, अपने को अनम्यूट कर लें। ये जो पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं और एफआईआर के का जिक्र कर रहे हैं, मैंने तो देखी नहीं है, लेकिन आप जिस अखबार में सलाहकार संपादक हैं अमर उजाला, वो उस इलाके का बहुत बड़ा प्रभावी अखबार बहुत वर्षों से है, तो मेरा ख्याल है आपके पास उसकी जानकारी और होगी। लेकिन अगर ये बात सही है, अगर एफआईआर में नाम है गृह राज्य मंत्री का, तो ये तो पूरी सरकार के लिए शर्मनाक बात है। और मुझे लगता है कि उसी दिन जिस दिन इस पर कार्रवाई शुरू हुई, उसी दिन उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, ये सवाल तो हर एक को पूछना चाहिए। नहीं आलोक जी, देखिए एफआईआर में नाम किस कॉलम में है। एफआईआर जो है, शरद जी और सतीश जी भी जानते होंगे, ये तो घटना का जो पुष्पेंद्र जी ने पढ़ा है, घटना का ब्यौरा जो लिखा गया, जो पुलिस लिखती है, और लिखती कौन है, जो लिखवाता है, जो एफआईआर कराता है, जो पार्टी होती है, वो घटना का ब्यौरा लिखती है। जो आरोप लगाता है, तो वो पूरी घटना नरेट किया उसने, उसमें मंत्री का उसने जिक्र किया।
अगर वो कॉलम जो मुलजिम वाला कॉलम है, उसका मैं नंबर भूल रहा हूं, उसमें नाम है क्या अजय मिश्रा का, वो महत्वपूर्ण है। उसमें आशीष मिश्रा का नाम है, उसमें अंकित दास का नाम है जिसको भी गिरफ्तार किया गया है, उसमें अजय मिश्रा का नाम मेरी जानकारी है शायद नहीं है, ये उसमें नरेशन में नाम है। तो नरेशन में नाम होने से जो है आप एकदम से उसको आरोपित नहीं कर सकते। वो इस्तीफे की जहां तक बात है, वो एक मॉरल इशू है, एक प्रोप्राइटी का इशू है कि चूंकि गृह राज्य मंत्री उस महकमे से संबंधित है जो पुलिस को कंट्रोल करता है, पूरे देश का गृह मंत्रालय, भले ही पुलिस राज्यों के अधीन हो लेकिन गृह मंत्री का एक प्रभाव होता है, वो एक कारण है। दूसरा, चूंकि उनका चुनाव क्षेत्र है, उनका संसदीय क्षेत्र है और उनका बेटा इसमें इन्वॉल्व है और उनका वायरल वीडियो है। इस परिस्थितिजन्य स्थितियों के तहत उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। जहां तक एफआईआर में नाम वाली बात है, अगर एफआईआर में नाम अपराधी वाले कॉलम में होता, आरोपित वाले कॉलम में, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्यवाही प्रक्रिया शुरू हो गई होती। जहां तक मुझे समझ में आता है वो नरेशन में नाम जरूर है, नरेशन में जो अभी पुष्पेंद्र जी ने पढ़ा, तो वो फिर उसके बाद अब जब 3 महीने जो चार्जशीट का टाइम होता है, जब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होगी, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस जांच में फिर पुलिस अपने तरीके से चार्जशीट दायर करेगी, तब क्या चार्जशीट में नाम आएगा, और चार्जशीट में भी वो कॉलम्स होते हैं, तो अगर उस कॉलम में नाम आएगा तब दबाव गिरफ्तारी का बनेगा। मुझे लगता है अभी गिरफ्तारी से ज्यादा इस्तीफे का जो दबाव है वो ज्यादा है, क्योंकि विपक्ष भी इस्तीफे की मांग कर रहा है, किसान संगठन भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और जब राकेश टिकैत के साथ समझौता हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों का, तो उसमें यही बात तय हुई थी, जो बाद में उन्होंने बताया भी था, कि भाई मंत्री पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी हो और मंत्री का इस्तीफा हो, और अगर ये नहीं हुआ तो हम आंदोलन को तेज करेंगे। तो वो चूंकि बाकी तो सब हो गया, मुआवजा की राशि मिल गई, मंत्री पुत्र की गिरफ्तारी हो गई और गिरफ्तारी हो गई, आज भी 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, और उसके बाद लेकिन मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ है, तो वो एक मांग जो है, किसान उस मांग को लेकर के अब अपना दबाव बढ़ा रहे हैं, और इसी बहाने वो जो उनकी मुख्य मांग है किसान आंदोलन की, 3 कानूनों को वापस लेने की, उसके लिए भी दबाव बढ़ा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी पुष्पेंद्र जी, आप कुछ बीच में इंटरवीन करना चाहते थे? हाँ, इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि एफआईआर के भीतर नरेशन में, एफआईआर का अर्थ यह है कि पहला व्यक्ति कौन था, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी पहला व्यक्ति जिसने पुलिस को सूचना दी, उस नरेशन में जिसका नाम होता है उसको कहते हैं नामजद होना। बाद में ये उसमें से उठा करके कुछ नामों को ऊपर रखते हैं कि भाई ये एक्यूज्ड है, तो इसमें जो नाम इन्होंने दिया था वो पुलिस की मर्जी से दिया जाता है, वो नरेटर जो है या जिसने जो शिकायत करता है उसकी मर्जी से नहीं दिया जाता। इन दोनों के नाम है नीचे, तो उसमें से एक ही नाम ऊपर केवल आशीष मिश्रा और मोनू 1 नंबर, और दूसरे नंबर पे अन्य 15-20 अज्ञात व्यक्ति, ये लिखा है। तो नामजद का वास्तविक मतलब यह है कि जिसका नाम नरेशन में आ गया हो। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि वो दोषी है या नहीं है, और ना ही जिसका नाम ऊपर लिखा है वो दोषी है या अन्य अज्ञात दोषी है या नहीं है, ये बाद में पता लगेगा। लेकिन एफआईआर के आधार पर जो नरेशन में जिसका नाम आ जाता है कि ये घटना में कारित करने में थे, वो एक्यूज्ड प्राइमा फेसाई माने जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है। बाद में चाहे उसका एफआईआर में से नाम हट जाए या चार्जशीट में ना आ पाए या कोर्ट से बरी हो जाए, वो दीगर बात है, लेकिन प्राइमा फेसाई उसकी अरेस्टिंग होनी आवश्यक है। जी नहीं, इसमें ये एक कानूनी पहलू है, विषय है। विनोद जी जो कह रहे हैं, नरेशन वाले को नामजद माना जाए कि ना माना जाए, इस पर तो कोई क्रिमिनल लॉयर ज्यादा बेहतर कानूनी विवाद हो सकता है, क्योंकि नरेशन में बहुत सारे नाम आते हैं। नरेशन में मुझे यहाँ इस बिंदु पर गिरफ्तारी होती है जो कॉलम में जिनका नाम आता है, जो अभियुक्तों वाले कॉलम में, वो मुझे लगता है वो मुझे ये लगा अचानक कि यहाँ हमारे साथ एक वकील भी होते, तो इस पे शायद वो ज्यादा साफ करते, रोशनी डालते। लेकिन शरद जी डाल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने काफी, शरद जी के पास जा ही रहा हूँ, शरद जी रोशनी डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सवाल दूसरा बड़ा है कि एक आदमी का नाम नरेशन में आ गया है, अब वो उसका नाम अभियुक्त में आएगा या नहीं आएगा चार्जशीट के वक्त, ये पुलिस को तय करना है। वो आदमी देश के गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। इस देश में, इस प्रदेश में, जहां मुख्यमंत्री अपने खिलाफ मुकदमा वापस ले लेते हैं, जहां इन्हीं सज्जन के खिलाफ एक अदालत में एक फैसला 3 साल से रिजर्व रखा हुआ है, हत्या के मामले में फैसला 3 साल से रिजर्व है, 302 के मामले में, हाँ, वहां ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि आप पुलिस सही जांच करेगी, फिर चार्जशीट में इनका नाम आएगा और उसके बाद सरकार इनसे या तो इस्तीफा मांगेगी या इनको गिरफ्तार कर लेगी? बिल्कुल ठीक कहा आलोक। बात वैसे दरअसल
टेक्निकली जो विनोद कह रहे हैं और पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं दोनों बातें सही हैं, लेकिन वो जो आपने बोला कि जो आदमी इसने महत्वपूर्ण पद पे बैठा हो, ऐसा विभाग जो कंट्रोल करता है पुलिस को, पूरे देश की पुलिस को, तो नरेशन से पिक करके अक्यूज की लिस्ट में कैसे आ जाएगा? सिंपल सी, खाली ये लॉजिकल बात नहीं है। इस चीज पे तो इशारा किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी। अभी जब ये केस उन लोगों ने जब सो मोटो टेकअप किया था, और उन्होंने ये तक कहा कि इवन सीबीआई को देना शायद सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि मंत्री बैठा हुआ है इस पद पे। तो जब सीबीआई तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शंका जाहिर करी कि प्रॉपरली जांच नहीं हो पाएगी अगर सोल्यूशन नहीं निकलने का मतलब यही है। वो भी तो बहुत विचित्र शब्दावली इस्तेमाल की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फॉर ऑब्वियस रीजंस, बहुत बड़ा सीरियस वो है ऑब्जर्वेशन। तो देखिए, उससे साफ जाहिर होता है कि ये जो मामला है जो पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं, अब ये नरेशन में एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे सामने एफआईआर नहीं है, अगर नरेशन में जो एक्यूजेशन है वो बाप बेटे दोनों पे बराबर से लगाया गया है, तो बाप का नाम होना चाहिए था कि उसकी लिस्ट में। अब ये पुलिस ने, जाहिर है क्यों नहीं, बड़ा क्लियर है कि पुलिस ने उनका नाम अभियुक्तों में क्यों नहीं डाला, कैसे डाल सकती? लड़के का भी जो इतना प्रेशर माउंट किया गया है उसके बाद हुआ है, नहीं तो होता नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट से झाड़ नहीं लगती तो आप मान के चलिए कि आशीष मिश्रा ना तो अरेस्ट होते ना उनका नाम आता। सिंपल सी बात है, चाहे कुछ भी कर लीजिए। और आज भी पूरी कोशिश हो रही होगी किस तरह इन्वेस्टिगेशन में भी इसमें मत जाइए कि रिमांड हो गई और जांच पूछताछ हो रही है। अंदाजा आप लगा सकते हैं इस देश में जो इस तरीके के इंपॉर्टेंट लोग होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन भी किस तरह से होती है, ये सबको मालूम है। हम लोगों ने बहुत देखे हैं, बड़े वीआईपीज देखे हैं किस तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। और वीआईपीज ही नहीं, बड़े बड़े क्रिमिनल्स को जिस तरह जेल में जिनका आवभगत होती है, जिस तरीके का इंतजाम होते हैं, वो पिक्चरों में दिखाए गए, वो हकीकत है, बहुत सी पिक्चरों में दिखाए गए। तो इससे बड़ा क्लियर है कि ये और ये बात बड़े पॉइंट वाली बात है जो पुष्पेंद्र जी ने कही है कि अगर नरेशन में सेम तरीके का जो एक्यूजेशन है उस नरेशन में अगेंस्ट आशीष मिश्रा, अगर वो सेम अजय मिश्रा के बारे में भी है, तो ये लाजमी है, ये बाइंडिंग है। मुझे लगता है कि कोर्ट का इंटरवेंशन सीख किया जाए तो नाम उनका ऐड हो सकता है एज अक्यूज्ड की लिस्ट, अगर वो नरेशन में एक्यूजेशन एक तरीके का है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।